हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन फॉर ऑल। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, ये आपका यूपी टीजीटी का हिंदी होम साइंस का पेपर है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। 50 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे और बाकी के क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आप अपने आंसर की मैच कर लीजिए जो आई है 7 जून को, ठीक है। मतलब किन क्वेश्चन में आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं वो हमने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था और आगे भी जो होंगे वो बताएंगे, ठीक है। आपका क्या स्कोर रहता है, किस कैटेगरी में से आप हो और किस वर्ग में आपने फॉर्म फिल किया है वो भी कमेंट में ज़रूर बताना। इससे कट ऑफ का आइडिया हो पाएगा बेहतर कि क्या कट ऑफ जा सकती है, क्योंकि जो आंसर की आने से पहले बच्चे नंबर बता रहे थे और अब आंसर की आने के बाद जो लग रहा है कि 5-4 नंबर का डिफरेंस आया है इसमें, ठीक है। 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं भी जिस पे आप ऑब्जेक्शन फिल कर सकते हो, तो वो हम देख लेते हैं। खाद्य मार्गदर्शक पिरामिड का ग्राफिक चित्रण है, तो संतुलित आहार के लिए विभिन्न खाद्य समूहों का अनुपातिक सेवन, ये आंसर है इसका। हम मतलब जल्दी में ये आंसर डिस्कस करेंगे, ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम आपका लिया जाएगा। कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। अदृश्य वसा के स्रोत हैं अंडे, मेवे और तिलहन, ये सही आंसर इसका। पीले, हरे और नारंगी फल और सब्जियां निम्नलिखित का एक अच्छा स्रोत है। विटामिन ए का स्रोत है ये। विटामिन ए के अनुरक्षण के लिए आवश्यक है स्वस्थ उपकला, सामान्य दृष्टि से आप पहचान लेते। और एपिथेलियम टिश्यूज़ भी विटामिन मतलब यही है। छिपी हुई भूख, हिडन हंगर, तो ये सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के कारण होती है। दो होते ना मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, तो वो होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के कारण। ये स्थूल पोषक तत्वों के अपर्याप्त सेवन के कारण होता है। प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण। खाद्य पदार्थ भौतिक, रासायनिक और जैविक क्षरण के अधीन हैं। भौतिक क्षरण निम्नलिखित से जुड़ा है: खराब होना, गैर स्वादों का विकास और पोषण मूल्य की हानि। नमक लगाना, अचार बनाना एक पुरानी विधि है, खाद्य संरक्षण की विधि है। ये एक प्रकार की खाद्य जनित बीमारी है जो स्वस्थ जीवाणु के बजाय जीवाणुओं द्वारा उत्पादित पूर्व निर्मित विषाक्त पदार्थों वाले भोजन को खाने से होती है। तो ये होती है भोजन को मादक बनाना। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा भोजन की गुणवत्ता या तो निम्न गुणवत्ता वाले पदार्थ मिलाने से या मूल्यवान सामग्री के निकाल लिए जाने के कारण कम कर दी जाती है। तो ये होती है खाद्य पदार्थों में मिलावट, फूड अडल्ट्रेशन। मिलावट क्या है? तो इन्हें मिलाने से खाद्य उत्पाद मानव उपभोग के लिए सुरक्षित हो जाते हैं। भोजन के यांत्रिक और रासायनिक पाचन दोनों के लिए मुख्य रूप से कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो स्टमक है, आमाशय। उस समूह की पहचान करें जो मौलिक, व्यक्तिगत और प्रबंधकीय संसाधनों का प्रतिनिधित्व करता है। समय, धन और ऊर्जा, तीनों ही हैं ये। पारिवारिक बजट गैर मानव संसाधन पैसा पर निर्भर करता है, तो ये पैसा ही सही मानी। गैर सरकारी संगठन स्वास्थ्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि वे कम सेवा प्राप्त आबादी तक पहुंचते हैं, ये आंसर सही है। गेन के लिए कौन सा कथन सही है? तो ये है एक स्वतंत्र गैर लाभकारी पोषण स्विस संगठन है ये गेन। स्वास्थ्य के क्षेत्र में यूनिसेफ की क्या भूमिका? तो बच्चों के लिए काम करते, बच्चों में कुपोषण। निम्न में से कौन सा खराब पर्यावरणीय स्थितियों का अप्रत्यक्ष प्रभाव है? मानसिक तनाव और उत्पादकता में कमी। कौन सा प्रदूषक संयोजन धुंध बनने से सबसे अधिक जुड़ा हुआ है? तो सल्फर डाइऑक्साइड और कण पदार्थ, इसके लिए सही आंसर है। हैजा का प्रकोप बाढ़ के बाद होता है, इसका सबसे तात्कालिक कारण दूषित पेयजल। पीने के लिए अनुपचारित पृष्ठीय जल का उपयोग करने वाले गांव में बीमारियों के किस संयोजन का अनुभव होने की सबसे अधिक संभावना है? टाइफाइड और हैजा। ये कूट का असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। वायु प्रदूषण केवल फेफड़ों को प्रभावित, केवल नहीं, जहाँ केवल दिख जाए ना वो आंसर 90% गलत ही होता है। तो केवल फेफड़ों को प्रभावित करेगा ऐसा नहीं है। प्रदूषक रक्त प्रवाह में प्रवेश कर सकते हैं और अन्य अंगों को प्रभावित कर सकते हैं, ये आंसर सही। ए सही है, ए गलत, आर सही है इसमें। ये भी असर्शन रीजन का है। विकास एक अनुमानित पैटर्न का अनुसरण करता है और सभी बच्चे एक ही गति से विकसित होते हैं, ये नहीं, सभी में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। तो ए सही, आर गलत इसमें। जनसंख्या की लिंग संरचना निम्नलिखित में अंतर से प्रभावित होती है। तो ये पुरुष और महिला की मृत्यु दर की स्थिति। एक ही सामाजिक समूह के भीतर अंतर्विवाह, इसे कहते हैं अंतर्विवाह। एक परिवार जिसमें बच्चों पर नियंत्रण माँ के चाचा यानी कि मातृसत्तात्मक ही होगा, फिर वो माँ के चाचा है ना,
संसाधन प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य है संसाधनों का सतत उपयोग। फैशन को जीवन के किस पहलू का अभिन्न अंग माना तो समकालीन समाज का। प्राकृतिक रेशे किन स्रोतों से प्राप्त होते हैं? प्राकृतिक संसाधनों जैसे ये तो बहुत मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे लगते हैं जिससे बच्चों को ऐसा लगे बहुत इजी पेपर है, लेकिन कुछ घुमा भी रखा है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इजी है। कपड़े का रेशा आमतौर पर उसकी मोटाई से तो ये 100 है। एप्लिक से आपका क्या तात्पर्य है? हाथ या मशीन द्वारा लगाया गया कपड़े का सजावटी टुकड़ा, एप्लिक वर्क। ऊन का कौन सा गुण इसकी तापीय इंसुलेशन क्षमता में सबसे अधिक योगदान देता है? तो रेशों के बीच फंसी वायु की उपस्थिति। परिधान निर्माण के किस चरण में कपड़ा काटने से पहले उस पर पैटर्न के टुकड़ों को व्यवस्थित किया जाता है? तो लेआउट होगा इसका आंसर। परिधान बनाने में निम्नलिखित में से किसका उपयोग मार्किंग उपकरण के रूप में नहीं किया जाता? तो मापन टेप का नहीं किया जाता इसमें। थंबल निम्नलिखित में से कौन सा परिधान बनाने में उपयोग किया जाने वाला एक काटने का उपकरण नहीं है? तो ये थिम्बल है। कौन सा रेशा आसानी से झुर्रियाँ डाल देता है? तो कपास। जितने भी सेल्यूलोजिक रेशे हैं वो सभी उनमें झुर्रियाँ पड़ती हैं आसानी से, तो आप ये याद रखना। कपड़ों का एक ब्रांड अपने ग्राहकों को उनकी रुचियों, उन जीवन शैली, अवकाश, तो रुचि आ गए ना, तो ये होगा मनोवैज्ञानिक खंडीकरण। किस खुदरा में केंद्रीकृत प्रबंधन और मानकीकृत प्रथाएं हैं? तो चैन स्टोर में है ये। कौन सा कौशल फैशन पेशेवरों को आगामी रुझानों की भविष्यवाणी करने में, तो मतलब आगामी पेशे के लिए हम भविष्यवाणी जब भी कर सकते हैं जब हमें पूर्वानुमान लगाने की क्षमता हो हमारे पास, तभी तो हम भविष्य के बारे में कुछ कह सकते हैं ना। नाशपाती के आकार की आकृति के लिए कौन से कपड़ों का चयन अनुपातों को संतुलित करने में मदद करता है? तो ये होगा ए लाइन स्कर्ट एंड वाइड लेग पैंट्स, यानी कि ए लाइन चौड़े पैर वाली पैंट। नाशपाती क्या आकार मतलब ऊपर से थोड़ी पतली होती है, नीचे से चौड़ी, तो ये वही शेप दिखा रहा है इसमें, यही हंस इसका सहयोग। बुनाई में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया शामिल है? तो ये इंटरलेसिंग है। इंटरलेसिंग एट राइट एंगल्स, समकोण पर इंटरलेसिंग। कौन सा पॉलिस्टर को लोकप्रिय बनाता है? तो झुर्रियों का प्रतिरोध, ये पॉलिस्टर को। एक्रिलिक फाइबर का उपयोग मुख्य रूप से इस प्रकार किया जाता है, तो ऊन का विकल्प। इलास्टिक फाइबर का एक उदाहरण है स्पेंडिक्स है ये। वार्प धागे किस दिशा में चलते हैं? वार्प लंबाई के धागे में और वेप्ट चौड़ाई के धागे में। ताना लंबाई और बाना चौड़ाई, ठीक है, यहाँ पे याद रखना। लिनन फाइबर किस रेशा से प्राप्त होता है? तो ये सन के पौधे के तने से। ये प्रीवियस ईयर में भी आया था 2021 में, सेम क्वेश्चन इन्होंने रिपीट किया है। ऊन प्रसंस्करण का सही क्रम है? तो पहले शरिंग, फिर स्काउरिंग, फिर कार्बनीकरण, ये आंसर इसका सही है। जटिल बुने हुए पैटर्न के लिए कौन सा रंगाई चरण सबसे उपयुक्त है? सूत माना है इन्होंने, लेकिन जटिल बुने हुए पैटर्न, बुना हुआ पैटर्न के लिए कौन सा रंगाई चरण सबसे उपयुक्त? तो बुना हुआ है ना पहले से ही, तो सूत के बुना हुआ होता है, इस हिसाब से कपड़ा भी हो सकता है, लेकिन इन्होंने सूत माना है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी ATCC क्या है? AATCC हिंदी में समझ नहीं आता क्या है AATCC, इसकी फुल फॉर्म है। तो अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ टेक्सटाइल केमिस्ट्री एंड क्लरिसिस्ट, ठीक है, ये इसके लिए आंसर सही होगा बी ऑप्शन। कपड़े का सबसे मजबूत हिस्सा गोटा सेल्विज। कौन सा धुलाई तंत्र यह सुनिश्चित करता है कि पानी कपड़ों में गुजरने के बजाय कपड़े पानी से होकर गुजरेंगे? तो ये टम्बलिंग। ये थोड़ा नया था क्वेश्चन, शायद कोई सही कर पाया वैसे। डिज़ाइन में संतुलन का अर्थ है दृश्य स्थिरता। निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ों का सिद्धांत नहीं है? तो टैटू बनाना, ये मतलब बहुत इजी क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। और कपड़ा उद्योग से होने वाले नुकसान का समाधान क्या है? ये ग्रीन टेक्सटाइल है। उत्पादन चक्र में पहला चरण क्या होगा? कच्चे माल की डिलीवरी, लेकिन इससे सही आंसर संसाधनों की उपलब्धता मुझे लग रहा है, बी ऑप्शन ज़्यादा सही है, तो आप इसके लिए ऑब्जेक्शन फिल कर सकते हो। संसाधनों की उपलब्धता इससे बेहतर ऑप्शन है, आयोग ने पता मतलब ये भी हो सकता है, लेकिन 75% संसाधनों की उपलब्धता सही है। कच्चे माल की डिलीवरी भी 25% सही है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा सही बी ऑप्शन है। विस्तार शिक्षा मुख्य रूप से निम्नलिखित से संबंधित है? तो अनौपचारिक शिक्षा, ये सब जानते हैं। सामुदायिक विकास का अर्थ है ग्रामीण उत्थान।
विस्तार की समूह विधि बैठक, जितनी भी बैठकें होती हैं। विस्तार सिद्धांत किस पर जोर देता है? तो करके सीखने पर। अभियान विभिन्न संचार विधियों को किस लिए जोड़ते हैं? जागरूकता और कार्यवाही के लिए। सामुदायिक रेडियो मुख्य रूप से किसके द्वारा चलाया जाता है? स्थानीय लोगों के द्वारा। सतत विकास लक्ष्य विश्व नेताओं द्वारा किस वर्ष निर्धारित किया गया? 2015 में। सेवा का पूर्ण रूप है सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन। संचार प्रक्रिया में संकेत एनकोड करना मतलब विचारों को प्रतीकों या संदेशों में बदलना, और डिकोड यानी कि उसे डिकोड करना। भाषा में अंतर के कारण कौन सी बाधा उत्पन्न होती है? तो ये है अर्थ संबंधी बाधा। निम्नलिखित में से कौन जनसंचार की सीमा है? व्यक्तिगत जुड़ाव का अभाव। निम्नलिखित में से कौन बाह्य संचार का है? तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बाह्य संचार का उदाहरण है। विस्तार शिक्षा के जनक जेपी डिगन्स। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन 2021 में भी आया था शायद। मीडिया का कौन सा कार्य दृष्टिकोण को आकार देने और विचारों की स्वीकृति पर केंद्रित है? तो ये है अनुनय, परसुएशन। सामुदायिक भागीदारी के साथ ग्राम स्तर पर काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों का सबसे अच्छा वर्णन गांव आधारित संगठन। PLA किस पूर्व उपागम से विकसित हुआ है? तो ये ज़्यादा मतलब बी ऑप्शन सही है, PRA, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजिंग वो हो गया कि केवल लगा दिया इन्होंने इससे पहले, नहीं तो RRA से बना PRA, PRA से बना PLA। ये बिल्कुल सही है और यही इसका आंसर होना चाहिए, बी ऑप्शन। ठीक है, 75% बी ऑप्शन सही है, लेकिन 25% RR है, हो सकता है क्योंकि ऐतिहासिक रूप से देखें तो PLA RRA से डेवलप है, क्योंकि RRA से डेवलप PRA, PRA से PLA। तो मेरे हिसाब से तो भाई PRA सही है, तो आप इसके लिए ऑब्जेक्शन फिल कर देना यदि कोई कर पाए तो। ठीक है, PRA में अधिगम के उत्क्रम का अर्थ है बाहरी लोगों का स्थानीय लोगों से सीखना। प्रारंभिक विकास संचार से कौन सा मॉडल सबसे अधिक जुड़ा हुआ है? तो नवोन्मेष मॉडल का प्रसार एडवर्ड रोजर्स ने दिया था ये शायद। निम्नलिखित में से कौन सर्वश्रेष्ठ ICT मोबाइल फ़ोन इंटरनेट सब जानते हैं। ग्राम चटेरा परियोजना का मुख्य उद्देश्य था विकास में सामुदायिक भागीदारी को सुगम बनाना। तो ये थे आपका होम साइंस UP TGT होम साइंस का पेपर, जो इन्होंने आंसर की दी है, प्रोविज़नल आंसर की है अभी ये, जो मतलब जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है कि ये नहीं ये है, तो आप डाउट फिल कर देना, कुछ ही टाइम है आपके पास, और फिर इसके बाद फाइनल आंसर की ये रिलीज़ करेंगे। हो सकता है करें, हो सकता है ना भी करें, डायरेक्ट रिज़ल्ट दे दें और वो चेंजेस करके, और आपको बताया भी ना कि कौन सा चेंज हुआ है, कि LT में इसी तरह हुआ था शायद। LT का मेंस का अभी पेपर हो गया है, देखो उसका रिज़ल्ट क्या रहता है। मैंने तो LT का मेंस दिया है अभी, देखो रिज़ल्ट क्या रहता है, क्योंकि उसी टाइम पे तबीयत भी ख़राब हो गई थी, इसलिए कह नहीं सकते भाई क्या रहेगा, लेकिन हाँ LT का प्री तो निकल गया था, अब मेंस का रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं। और ये पेपर हुआ, इसमें भी देखो क्या रिज़ल्ट रहता है। और एक और सवाल है आपसे कि क्या आपकी भी क्लास में टीचर्स बच्चों से कह रहे थे लास्ट मोमेंट पे कि 5 मिनट रह गए थे तब कि OMR फिल कर लो नहीं तो आपका रह जाएगा। बट टीचर्स ने मेरे कान में 2-3 बार आवाज़ आई, वो कहते रहे, पता नहीं उन बच्चों ने कराया नहीं, क्योंकि 5 मिनट रह गए थे, घंटी बज गई थी 15 मिनट वाली, उसके बाद तक कहते रहे टीचर। पता नहीं उन बच्चों ने क्यों नहीं फिल की अपनी OMR, क्योंकि किसी पे अगर ना भी आता हो वो सवाल, तो वो फिर भी कुछ ना कुछ तो फिल करेगा, कोरी कौन छोड़ता है। टीचर्स कह रहे थे पहले इसे फिल कर लो, इसे फिल कर लो, तब तो मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैंने भी ये पेपर दिया है UP TGT का, और LT का मेंस भी दिया है मैंने, उसका रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं। तो मतलब उन्होंने पता नहीं क्यों नहीं फिल किया, तब तो मेरे माइंड में नहीं आया, फिल कर लेंगे लास्ट में, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो पहले अपनी बुकलेट पे ही सिलेक्ट करते रहते हैं आंसर और फिर फिल करते हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट पे भी ऐसा फिल ही नहीं किया। और फिर मैंने देखा अदर जो टीचर्स हैं उन्होंने डिस्कस किया वो पेपर, और स्टूडेंट्स ने बताया कि हमारी क्लास में ऐसा हुआ है। फिर मुझे भी ऐसा लगा, हाँ ये तो मैं भी आवाज़ें सुन रही थी लास्ट मोमेंट पे कि पहले इसे फिल कर लो, इसे फिल कर लो,
तो बच्चों ने खाली क्यों छोड़ी है वो। अगर आपकी भी क्लास में ऐसा हुआ है तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि किस सेंटर पे आपका पेपर हुआ है, कहाँ हो, मतलब क्या आपकी भी क्लास में इस तरह टीचर्स कह रहे थे। और एक तो बता रहे थे कि मतलब टीचर्स 2-3 ही फिल किए हैं टीचर्स के बहुत ज़्यादा कहने के बाद। तो ऐसा क्यों किया बच्चों ने? क्योंकि भाई निष्पक्ष कुछ नहीं हो रहा है यहाँ, पेपर लीक हो रहे, कुछ नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं पेपर आउट करने के। सीटें फिक्स, मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं सीटें फिक्स ही हो जाती हैं। वैसे मैं 100% श्योर नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। बस वही है जो बच्चे अपना बताते हैं कैसे से हुआ है, उसी आधार पे लगता है कैसा हुआ होगा शायद, क्योंकि हमने जब ये देख लिया कि हाँ मेरी भी क्लास में टीचर्स कह रही थी। तो आप ज़रूर बताना अपना इसको, आपका स्कोर क्या रहा और किस कैटेगरी से, किस वर्ग से आपने फॉर्म फिल किया है, वो भी ज़रूर बताना। ठीक है। तो पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। और आगामी यदि आपको लगता है कि आपका इसमें नहीं हो पाएगा, कम स्कोर रह गए, तो कोई टेंशन मत लें, क्योंकि वैकेंसी आने वाली है अभी एक और न्यूज़ में, इससे भी ज़्यादा सीट्स हैं। क्योंकि इतनी कम सीट्स देते हैं ये कि बच्चा कहाँ तक मेहनत करेगा। इतनी कम सीट, लाखों हज़ारों में बच्चे फॉर्म फिल करते हैं, तो बहुत सारे बच्चे तो ऐसे ही रह ही जाएंगे। तो उनको मेंटली प्रेशर नहीं लेना चाहिए कि हम क्यों रह गए, क्या हमारे में क्वालिटी नहीं थी, क्या हम इस लायक नहीं थे। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आप बहुत काबिल हो, अपने खुद पर काम करो, खुद को बेहतर बनाओ। और ये ऐसा मतलब सिर्फ ये एक पेपर आपकी काबिलियत डिसाइड नहीं करता है। ठीक है। पॉजिटिव रहें, अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कोई भी इससे रिलेटेड आपका कन्फ्यूज़न हो, कुछ डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, उसका रिप्लाई आपको ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है। पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।